साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ा माँ केम छो कसा आइस। साथियों आज मॉर्निंग में एक वीडियो देखा। एक व्यक्ति है जो पेशे से इंजीनियर है, जिसका नाम है श्री अतुल सुभाष। उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो जो है जारी करा, करीबन था वो क्लिप 2 मिनट का, और उसमें सिस्टम के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में और तमाम उन पहलुओं के बारे में चर्चा करी जिससे वो प्रताड़ित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस उम्र में मुझे सेवा करनी चाहिए अपने माँ बाप की, मैं उस उम्र में उन्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और सिस्टम से उन्होंने अपील करी कि मेरे माता पिता और भाई को और हैरेस ना किया जाए, और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को कोर्ट की बाहर जो नाली है उसमें बहा दिया जाए, ताकि मुझे ये लग जाएगा कि इंडिया में जो है लाइफ की वैल्यू नहीं है। साथियों ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट है अतुल सुभाष जी का। ज़रा सोचिए भारत में कितने अतुल सुभाष हैं जो रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं, पर कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। साथियों ये क्लिप जो है लोगों के लिए केंद्र बन गया है एंजॉयमेंट का। जैसे वो वीडियो अपलोड हुई सोशल मीडिया पे, जो कुछ लोग हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, कुछ जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं न्यूज़ चैनल से, वो उस क्लिप को डाउनलोड करके अपने अपने चैनल पर जो है अपलोड कर रहे हैं, ताकि लोगों के व्यू आ जाएंगे और चैनल को जो है अच्छा टीआरपी मिलेगा और अल्टीमेटली हमको जो है अच्छा अर्निंग होगा। बट किसी की मौत पर इस तरह की रोटियां जो लोग सेक रहे हैं, उन्हें तो भगवान कभी माफ़ करेगा नहीं। बट मोटी मोटी बात यह है कि भगवान उन्हें माफ़ करे या ना करे, बट ऐसे अतुल सुभाष को न्याय दिलाने के बजाय हम भविष्य में होने वाली आत्महत्याओं को क्यों नहीं रोक सकते? इस पर जो है हमको चर्चा करनी होगी। अगर हमने अब भी इस पर चर्चा नहीं करी, अब भी नहीं जागे, तो फिर कोई भी ऐसे बच्चों को आत्महत्या करने से नहीं रोक पाएगा। साथियों हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं अच्छा पढ़े लिखें, उनकी अच्छी एजुकेशन हो और अच्छी उनकी फिर जॉब हो, अच्छी उससे अर्निंग हो। जब बच्चे सेटल हो जाएं तो उनकी शादी कर दो, सब कुछ जो है ठीक चलेगा। बट ज़रा सोचा है आपने कि शादी तो हम कर रहे हैं, उनको अच्छी एजुकेशन भी दे रहे हैं, क्या हम रियली मेंटली प्रिपेयर हैं फैमिली प्लानिंग के लिए? मैं उस वाली फैमिली प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस तरह के मैनेजमेंट्स की जिसमें भविष्य में आने वाले खतरों को हम काउंटर कर सकते हैं या नहीं। साथियों राजा महाराजा थे बड़े बड़े जिन्होंने महल बनाए, बट प्लानिंग इस तरह से थी कि अगर दुश्मन ने हमला कर दिया तो हम लोग काउंटर करने के लिए या प्रतिकार के लिए तैयार हैं। साथियों आज आप बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो, किधर है, उनको अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, आपकी इच्छा कि बच्चे IIT बने, बच्चे अच्छे डॉक्टर बने, जज बने, वकील बने, पर ज़रा सोचा है कि जो वो अर्न करेंगे और अल्टीमेटली जब वो शादियाँ करेंगे और उनकी पत्नियों ने उन पर केस कर दिया मेंटेनेंस का, तो कितनी बड़ी लाइबिलिटी जो है उन पर बन सकती है? ज़रा सोचा हमने इस बारे में? सोचा ही नहीं। शादी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, नाच रहे हैं। अरे जो लोग आपकी शादियों में नाच रहे हैं, जब भी आप पर संकट आएगा उनसे ज़रा एक बार हेल्प मांग के देखना, सब पतली गलियों से भाग जाएंगे। लोग कहते हैं वकील हेल्प नहीं करते हैं, वकील चार्जेस लेते हैं हेल्प करने के, बट जो लोग आपके अपने खास हैं, जो लोग शादियों में नाच रहे हैं, चाहे आपके वो मामा हो, मामी हो, फूफा हो, फूफी हो, आपके दोस्त हो, जाके उनसे हेल्प मांगना एक बार कि मेरे पक्ष में आ जाओ, बयान देता हूँ, लड़ना है, सपोर्ट करो। वो आपका फ़ोन ही काट देंगे जी, आपसे वो बात ही करना पसंद नहीं करेंगे। ये बता रहा हूँ बहुत रियल वाली बात आपको मैं, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो अल्टीमेटली आपको रहता सब कुछ बेकार है, क्या रखा है लड़ने में, मरने दो। अल्टीमेटली राजीनामा कर लो और कॉम्प्रोमाइज़ करके आप लोग जो है अपनी जान छुड़ाने में विश्वास रखते हो। साथियों जिसको जैसा लगेगा अच्छा वैसा वो करेगा, कोई बाउंड नहीं है मेरे कहने से, कोई बाउंड नहीं किसी और के कहने से, सबका अपना अपना दिमाग है। बट मेन बात यह है कि अगर हमने प्रॉपर फैमिली प्लानिंग कर ली होती, प्रॉपर हमने मैनेजमेंट्स कर लिए होते शादी से पहले, तो हमको ये दिन जो है नहीं देखने पड़ते। शादियों आज मेरे भी बच्चे हैं, वो ग्रोन अप एज पे हैं, अल्टीमेटली वो कोई ना कोई जो है व्यापार करेंगे या कहीं ना कहीं जो है जॉब करेंगे, ठीक है जी। तो ट्रबल मेरे लिए भी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी भी जो पत्नियां हैं वो ख़राब आ जाए, उनको जो है तंग कर दें, उनको भी जो है सुसाइड कमिट करनी पड़ जाए जैसे अतुल जी ने करी। तो साथियों करें क्या, मैंने उनके लिए क्या सोचा है, मेरा प्लान क्या है, ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अडॉप्ट जो है ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ अपन सोच के चलेंगे भविष्य के लिए वो अच्छा ही अपने को करना है। अगर अपन अच्छा फुट फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर अपन जो है बर्बाद हो ही जाएंगे। क्लियर है बात ये? साथियों बेसिकली जैसे हर माँ बाप हैं वैसे मेरी भी इच्छा है कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़े लिखें, क्लियर है। बट पढ़ाई के साथ साथ हमें ध्यान देना है व्यवहारिक ज्ञान पर भी। कई बार देखा होगा अपने बच्चों को हम बहुत पढ़ाते हैं, कहीं जाना नहीं देते, दिन भर वो किताबों में जो है घुसे रहते हैं। अल्टीमेटली वो इतना किताबों में घुस जाते हैं कि उनकी गर्दन जो है वो झुक जाती है, कहीं भी वो सर उठा के जो है नहीं देख सकते ना चल सकते। जब भी कोई क्वेश्चन पूछो हमें पता ही नहीं, ये फोटोकॉपियाँ कहाँ से होंगी पता नहीं, सब्जी कहाँ से लेके आनी है पता नहीं, किससे क्या बात करनी है पता नहीं, आप देख लो जी, आप कर लो जी, ऐसा मत कीजिए।
जब आपका बच्चा क्लास 5th में आ जाए, नोट कर लीजिए इस बात को, उसको व्यवहारिक ज्ञान देना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो उसको साथ में लेके बैठिए अपने बिजनेस के अंदर, और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं साथ में लेके बैठो उसको। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी कब्र हम खुद खोदने जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो बन जाए IITN या अच्छे डॉक्टर या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। क्योंकि आप उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा प्रोफेशन तो दिलवा दोगे, बड़ा बिजनेसमैन तो बना दोगे, बड़ा सैलरीड पर्सन तो बना दोगे, बट जब तक उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो साथ में लेके उनको बैठें, उनसे इंटरेक्शंस करें, और जब भी आप बाजार जा रहे हैं, किसी मैरिज में जा रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे जो है वर्कआउट कर रहे हैं, तो साथ में उनका सपोर्ट रखें। कम से कम उनको भी ये मालूम पड़ेगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं जिस तरह से सक्सेसफुल वो वर्कआउट कर रहे हैं, कम से कम हम भी अगर ऐसा वर्कआउट करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे ही होंगे। पर मैं बोलूँगा तो आप करोगे नहीं। दूसरी बात है कि जब वो क्लास 8th में आ जाए, फिर हमको चेंज करनी है स्ट्रेटेजी कि अब आनी है उनकी अर्निंग स्टेज। क्लियर है? उनकी अर्निंग स्टेज वो नहीं जो वो अर्न करेंगे कॉलेज के बाद में, उनकी अर्निंग स्टेज जो है शुरू जानी चाहिए क्लास 8 से। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि सैलरीड पर्सन पर आप जोर मत दो, आप जोर दो बिजनेस के ऊपर या प्रोफेशन के ऊपर। बेसिकली अगर आपका बच्चा एक IITN है, उदाहरण लेते हैं अपन, और उसकी एक अच्छी जॉब है और वो कंपनी से कमा रहा है 1 करोड़ रुपये, क्लियर है? उसको अलाउंस मिलेंगे क्या? आप गिन लो टिप्स के ऊपर, 4 से 5 अलाउंस हैं जो मिलते हैं। उसके बाद जो भी अमाउंट है उस पर हैवी टैक्स जो है उसको देना पड़ेगा। और पति ने केस कर दिया क्योंकि इनकम बहुत हायर स्टेज पे है और टैक्स देना आपकी लायबिलिटी है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर उस बड़ी इनकम पर 25% निकालते हैं हम, और अगर बच्चा हो गया है तो हम निकालेंगे 33%, तो ये बड़ा अमाउंट जो है निकल के आता है। क्लियर है? तो वहाँ पर ट्रबल आपके लिए। इसके बनस्पत अगर आपका बच्चा आपके साथ में है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, वो भी जो है बिजनेस सीख रहा है, आपके साथ जो है आगे बढ़ रहा है और उसका व्यवहारिक ज्ञान है, तो सबसे पहले हमको उसको दिमाग में एक चीज़ डालनी है कि बेटा अपने को कभी भी सैलरी ड्रॉ नहीं करनी, अपने को बेटा कभी भी जो है प्रॉफिट ड्रॉ नहीं करना है। जो कुछ भी है हमको चलाना है दूसरों के कंधे पे। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन वो ताकतवर चीज़ है हिंदुस्तान में जो कुछ भी कर सकता है। वो ऐसे प्लानिंग्स भी कर सकता है जिसमें वो ना केवल अपना टैक्स लायबिलिटी भी सेव कर सकता है, अपितु मेंटेनेंस लायबिलिटी को भी सेव कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर एक आदमी है वो कमा रहा है 1 करोड़ रुपए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके खर्चे हैं 40 लाख रुपए जो खर्चे हैं बिजनेस के, 60 लाख रुपए जो है उसके पास बचता है। क्लियर है? इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ मैं बिजनेसमैन की भी, तो 60 लाख पे उसको जो है टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं गवर्नमेंट के जो कहते हैं कि सर्टेन लिमिट तक के टर्नओवर पे आपको इतना प्रॉफिट हो जाना चाहिए। इसके बनस्पत अगर वो एक कंपनी खोल रहा है, एक LLP खोल रहा है, तो प्रॉफिट को हम 10%, 5% पे लेके आ सकते हैं। इवन कई बार हम लॉस भी जो है शो कर सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी उसने खोल ली, कोई LLP खोल ली, तो उनका अपना पैन कार्ड है, उनके पास अपना जो है प्रोटोकॉल है वर्कआउट करने का, तो वो अपनी लायबिलिटी को उस कंपनी के शोल्डर पर जो है शिफ्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए वापस से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 1 करोड़ जो है आप कमा रहे इंडिविजुअल, 60 लाख जो है आपका प्रॉफिट आ गया या आपका इनकम आ गया, और 40 लाख रुपए जो है आपका एक्सपेंडिचर है जो वैलिड है, तो 60 लाख पे आपको करीबन 18 से 20 लाख रुपए जो है टैक्स भरना पड़ेगा एज पर द प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग द सेस। और इसके बनस्पत अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, पर इस तरह के बिजनेसमैन नहीं जो अनऑर्गेनाइज्ड है, इस तरह के बिजनेसमैन जो ऑर्गेनाइज्ड है, इसके पास एक कंपनी है, LLPs हैं, और वो टैक्स भर रहा है, वो कैसे भरेगा कि 1 करोड़ रुपए जो है टर्नओवर है, तो वो शो करेगा सैलरी टू एम्प्लॉयज़। इसके अलावा HR अलाउंस है, इसके अलावा उनकी TDS हैं, ये सब एग्जाम्प्टेड कैटेगरीज में। इसके अलावा अदर खर्चे होते हैं फर्म के, ऑपरेशन चार्जेस, वो जो है कर लेगा। इसके अलावा कुछ अपने खर्चे भी हैं, पर वो फर्म के माथे मार देगा और फर्म जो है उनको सीधा पे कर देगी, तो ये शो कर देगी बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर जो एक्सपेंडिचर हुए। तो मेरा कहना है कि उस 1 करोड़ के टर्नओवर को वो घुमा फिरा के ले आएंगे 5 लाख के प्रॉफिट पे। क्लियर है? टैक्स कितना बना? 1.5 लाख रुपए। और अगर लायबिलिटी आ भी गई तो मैं तो जी गिग वर्कर हूँ जी। गिग वर्कर मीन्स मैं कंपनी को सपोर्ट करता हूँ, इसके प्रोग्राम्स को मैं आउटसोर्स करता हूँ और इससे मुझे थोड़ा बहुत जो है कमीशन मिल जाता है, मात्र 1 लाख 2 लाख रुपए सालाना। इसके बाद मेरी कोई इनकम नहीं है। क्लियर है बात ये? तो मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप अभी भी जग जाओ। अगर अब भी नहीं जगोगे तो जो हाल अतुल जी का हुआ है वो आप लोगों का हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये कसम खा लो कि हमको नौकरियां नहीं करनी है। नौकरियां करने वाला हर आदमी बर्बाद है इस हिंदुस्तान में, क्योंकि सरकार भी इसको छोड़ने पर राजी नहीं है। और इसके अलावा अगर मेंटेनेंस लायबिलिटी आनी है तो वो भी बहुत भारी भरकम आ जाएगी। आप एक वीडियो देखना यूट्यूब के ऊपर, एक जज साहब है, उनकी अच्छी का सैलरी है, तो उनको खुद कह रहे हैं हाईकोर्ट जज साहब कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, तो पत्नी को तो 25 लाख रुपया, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब इसके बनस्पत कभी आपने देखा है
किसी एडवोकेट से कहो जज ने कि आप एक एडवोकेट हैं और आप जो है अर्निंग दे दो, क्योंकि एडवोकेट की इनकम जो है अनसर्टेन है और एडवोकेट अपनी इनकम को मैनेज कर सकता है बाय वेरियस वे। मैं आपको इसलिए बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिजनेसमैन प्रोफेशनल वर्सेस सैलरीड पर्सन, कि जज के पास पावर है, सबको दिखाई देती है, सब कहते हैं भाई जज बन जाओ, पेशा रेस्पेक्टेड है, बट इनकम टैक्स के एंगल से वो आदमी बहुत कमज़ोर है। इसके बनस्पत अगर हम एक देखें प्रोफेशनल को, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सीए हो, इनके पास तगड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जिसके द्वारा वो अपनी इनकम को मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोग जो है कंपनियां खोल लेते हैं, कुछ लोग एलएलपी खोल लेते हैं, ताकि इनकम को प्रॉपर्ली जो है रूट करके वो अपनी लाइबिलिटीज़ को जो है एक मिनिमल रूट पे जाके जो है सेट कर दें, ताकि भविष्य में जो है कोई दिक्कत ना हो। अगर पत्नी केस डालती भी है तो ले लो जी मेंटेनेंस, और लाइबिलिटी मेंटेनेंस की जो है इंडिविजुअल है, किसी कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है। क्लियर है बात ये। तो अगर आपकी इंडिविजुअल अर्निंग जो है 3-4 लाख रुपए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात टर्नओवर करोड़ों का हो रहा है आपको, बट वो कहाँ जा रहा है? कंपनी के पास में। वो कहाँ जा रहा है? फर्म के पास में। तो ऐसे सिनेरियो में 4 लाख की इनकम कोई कोड बनाएगी बेस, और उस पर जो है मेंटेनेंस करेगी कैलकुलेट, जो बहुत कम होगा डिस्पाइट ऑफ हैविंग द इंडिविजुअल इनकम इन योर ओन अकाउंट्स। क्लियर है। तो सारा खेल है पैन कार्ड का एंड बीइंग द असेसी। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप सैलरी कमा रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे बड़े मूर्ख हैं, हमें शादियां नहीं करनी चाहिए। और अगर हम एक कॉर्पोरेट हैं, मीन्स हमने कंपनियां खोल दी, हमने एलएलपी खोल दी, और उसमें हमारा टर्नओवर जा रहा है, और उससे हम छोटा मोटा अमाउंट जो है ड्राइव कर रहे हैं जस्ट टू शो दैट कि वी आर हैविंग द लिवलीहुड, तो इस सिनेरियो में जो लाइबिलिटी है इंडिविजुअल वो बहुत कम हो जाएगी। और आप सबको ये मालूम भी होगा कि अगर इंडिविजुअल अर्निंग हमारी 7 लाख से कम है तो वहाँ पर टैक्स भी 0 रहता है। अब एक एग्जाम्पल हम और लेंगे कि किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल आय जो है 1 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल लेते हैं, और 40 लाख रुपए जो है खर्चा कर दिया, तो ऐसे सिनेरियो में 60 लाख रुपए जो है वो प्रॉफिट है। क्योंकि लोग टर्नओवर को जो है मानते हैं इनकम, ये बात दिमाग से बाहर निकाल दो। जो टर्नओवर होगा किसी व्यापारी को, उसमें से खर्चे निकालने पड़ेंगे, जो ऑपरेशनल चार्जेस है उनको बाहर निकालना पड़ेगा, जो बच जाएगा वो प्रॉफिट है। उस पर आएगी टैक्स की लाइबिलिटी और उसी पर आएगी लाइबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस। क्लियर है बात ये। इसलिए को बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो भी लाइबिलिटी आप देखते हो मेंटेनेंस की, तो उस पर जो है अपने को वर्कआउट करना होता है, ना कि टर्नओवर के ऊपर। तो 60 लाख का आप निकाल लो 25%, कितना आ जाएगा? 1/4 अमाउंट हो जाएगा। तो लगभग 15 लाख की हद तक आपकी वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है आपसे। डिस्पाइट ऑफ दैट, अभी 1 करोड़ का टर्नओवर जो है हम लेके किसी एलएलपी के अंदर, और उसमें 6 पार्टनर्स हैं, और अल्टीमेटली आपने केवल ड्राइव करा प्रॉफिट 2%, 3% का, टेंटेटिवली 60 लाख में से। तो वो कितना हो गया? अपन निकालते हैं इसको 2% के हिसाब से, तो ये हो गया मोटा मोटा 1,20,000 रुपये। तो आपकी सालाना जो आय है वो है 1,20,000 रुपये। उस पर जो है लाइबिलिटी काउंट होगी मेंटेनेंस की डिस्पाइट ऑफ दैट अमाउंट। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से वर्कआउट करके, प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर तरीके से काम करके हम काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, और इस तरह की आत्महत्याओं से, इस तरह के शोषण से हम जो है बच सकते हैं। अब ऑप्शन आपका है, करना क्या है। अगर आपको सैलरी कमानी है आप बेशक कमाओ, उसके बाद शादियां होती है, अगर आप प्लान्ड नहीं हो और अल्टीमेटली इस तरह की लाइबिलिटी आप पे आती है, तो आप फिर आप खुद जिम्मेदार हो, मुझसे मत कहना। इसलिए कहता हूं कि बच्चों की हैबिट डाल दो बिजनेस करने की, और बिजनेसमैन वो सब कुछ कर सकता है जो हम नहीं कर सकते बीइंग अ सैलरीड पर्सन। बट शर्त यही है कि बिजनेसमैन भी अनऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए, ही मस्ट बी ऑर्गेनाइज एंड ही मस्ट बी कॉर्पोरेट। क्लियर है बात ये। तो चीज़ें आसान है, करके देखो। कम से कम हम इस तरह के इंसिडेंट्स को रोक सकते हैं जहां पर लड़कों का मिसयूज हो रहा है, लड़कों पे झूठे केस किए जा रहे हैं, और मेंटेनेंस के नाम पर उनसे लाखों रुपए जो है वसूल किए जा रहे हैं। क्लियर है बात ये। तो कानून क्या है, इसको अपन समअप कर रहे हैं कि जो स्टेटस आपका है वो स्टेटस आपकी वाइफ एंजॉय करेगी। आपका स्टेटस कहाँ से काउंट होगा? आपकी इनकम से। कई लोग मूर्खता करते हैं कि ज़्यादा जो है खर्चे शो करते हैं। मेरे भाई छोटी सी बात समझ लो, खर्चे बढ़ा दोगे तो कोर्ट वहाँ पर 69C 69D इनकम टैक्स के हिसाब से आपके एक्सपेंडिचर को मानते हुए हायर साइड पे आपकी नई इनकम जो है कर लेगी कैलकुलेट। तो आपको खर्चे जो है कहीं शो नहीं करने हैं। आपको हर समय जो भी खर्चे बताने हैं वो बताने हैं कंपनी के ब्याह पे, कि हमें जाना था भाई टूर के ऊपर, तो सारा का सारा अरेंजमेंट जो है कंपनी ने कर दिया, और कंपनी इसको शो कर देगी अपने रिटर्न्स में या अपने बैलेंस शीट में, तो कंपनी मुक्त हो गई और आप भी जो है मुक्त हो गए। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ जो है वर्कआउट करते हुए चलनी है। तो आपकी जो बेस इनकम है, चाहे वो 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ, अगर वो लिमिट के अंदर है, और लिमिट कैसे निकालेंगे हम? 115 BAC इनकम टैक्स एक्ट से। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ना तो पे बनेगी टैक्स लाइबिलिटी, और अगर पत्नी ने केस ठोक भी दिया मेंटेनेंस का, तो लाइबिलिटी बहुत कम होगी। क्लियर है बात ही है। तो आप ये कहोगे भाई मेरी इनकम ही कुल 4-5 लाख रुपए, तो उसमें निकाल लो भाई टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती है, बहुत कम आएगी।
तो ऐसे सिनेरियो में एक बड़े खतरे से हम बच जाएंगे और भविष्य में होने वाली समस्याओं से भी हमको जो है निदान मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का कंटेंट जो है आपको समझ में आया होगा, मेरी बात जो है समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। अगर नहीं समझेंगे अभी भी हम, तो ऐसे ही शिकार हम होंगे और अल्टीमेटली हमारे बच्चों को या हमारे भाइयों को आत्महत्या जो है करनी पड़ेगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।